तक एफआईआर नहीं, तब तक हटेंगे नहीं। इस एक मांग के साथ लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए थे और करीब 7 घंटे के बाद तब थाने से निकले जब एफआईआर दर्ज हो गई। जिस साहिल लोचब को पैलेट गन के छर्रे लगे थे, उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके बाद राहुल गांधी ने एफआईआर की कॉपी ली, फिर थाने से निकले। यानी जिस मांग को लेकर राहुल गांधी आज संसद मार्ग थाने में धरने पर बैठे थे, वो मांग उन्होंने मनवा ली। करीब 7 घंटे तक संसद मार्ग थाने में क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, सरकार की तरफ से क्या कहा गया, इस सब पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत आज राहुल गांधी के एक एक्शन से हुई। दरअसल मामले की शुरुआत आज दोपहर करीब 12 बजे हुई। राहुल गांधी अचानक दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे। उनके साथ साहिल और उनका परिवार था, जिसे सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के छर्रे लगे थे। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार के साथ डीसीपी से मुलाकात की। राहुल गांधी ने पुलिस से इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आरोप लगाया कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बदले एक थाने से दूसरे थाने जाने के लिए कहती है। पुलिस ने एफआईआर नहीं की तो राहुल गांधी वहीं थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी का साथ देने के लिए प्रियंका गांधी भी धरने पर बैठ गई। थाने के बाहर हंगामा बढ़ा, लोगों की भीड़ बढ़ने लगी तो आरपीएफ तैनात कर दी गई। उधर राहुल गांधी का धरना जारी था। उनका संदेश साफ था, जब तक एफआईआर नहीं होगी वो धरने से नहीं उठेंगे। शाम करीब 4:15 बजे संसद मार्ग थाने के बाहर पुलिस बस बुला ली गई। हालांकि शाम करीब 5:30 बजे राहुल गांधी की मांग पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद 6:30 बजे राहुल गांधी एफआईआर की कॉपी लेकर निकले। एक बार सुनिए एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल गांधी और पीड़ित साहिल ने क्या कहा। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। जीत न्याय की हुई है। ये एफआईआर न्याय की तरफ एक और कदम है, मेरा जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट दिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ। मेरे शरीर में 200 छर्रे छर्रे, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ न देते तो। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई। शाम होते होते एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी ने पुलिस और सरकार पर तीखे हमले किए। पुलिस थाने के बाहर वो धरने पर बैठे और इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए उन्होंने दिन में क्या कहा। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनकी आंख में है। एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डिंग की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है, एफआईआर नहीं हो सकता है। एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है।
इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, FIR, DDR और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला किया तो जवाबी फायरिंग भी हुई। बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने बयान दिया। बीजेपी महासचिव स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल कभी पुलिस पर हमले के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं। बीजेपी ये भी कह रही है कि वंदे मातरम पर कांग्रेस घिर चुकी है, इसलिए राहुल गांधी लोगों को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कुल मिलाकर दोनों तरफ से राजनीतिक हमले बिना रोक टोक के जारी हैं। पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। मुद्दा यही है FIR, और अफसोस की बात है, बड़ी निंदनीय बात है, ये अस्वीकार्य बात है, इसको हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं गैर संवैधानिक बात है जो बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को ध्रुवीकरण के चश्मे से देख रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है। तो फंस रहे हैं तो ध्यान कैसे बटाया जाए तो अब ये अराजकता कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि बीजेपी के लोग साहिल और उनकी मां ज्योति को मुस्लिम बताकर हिंदू मुस्लिम का बंटवारा पैलेट गन्स पर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और लटकाती भाजपा है। इस देश का मुद्दा क्या है आज? इस देश का मुद्दा है छात्रों के पेपर लीक और वो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की कंट्रोवर्सी खड़ी कर इन सब मुद्दों पर पर्दा डाल रहे हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी के वंदे मातरम के छंद वाली राजनीति का जवाब पैलेट गन के मामले में FIR वाली राजनीति से दिया है। कल वंदे मातरम की चर्चा थी, आज पॉलिटिकल सर्कल में एक बार फिर से पैलेट गन और छात्रों की चर्चा होने लगी। सिर्फ 24 घंटे में राजनीतिक नैरेटिव बदलता हुआ नजर आ रहा है। कल बहस इस बात पर थी कि वंदे मातरम के कितने छंद गाए गए और आज सवाल छात्रों पर पैलेट गन चलने का है। राहुल गांधी ने पीड़ित छात्र के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देकर इस मुद्दे को सीधे राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। मॉनसून सत्र भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी उसकी राजनीतिक तपिश को कम नहीं होने देना चाहते। संसद के भीतर जो मुद्दे उठे, अब वही मुद्दे संसद के बाहर सड़क से लेकर पुलिस स्टेशन तक दिखाई दे रहे हैं। जयपुर वाले उस टेंशन की वीडियो कुंजी जो आज वहां के छोटे से गांव में देखने को मिला। सुबह करीब 10 बजे जयपुर के रामपुर कंवरपुरा गांव में कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों को दौड़ा कर पीटा गया। ये सब तब हुआ जब CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका कार्यकर्ताओं के साथ एक राजकीय प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। आरोप है कि तभी गांव वालों ने उनका विरोध शुरू कर दिया और CJP वर्कर्स पर टूट पड़े। दावा है कि जब CJP के कार्यकर्ता गांव में जा रहे थे तभी ग्रामीणों ने उनका रास्ता रोका। गांव वालों और CJP के वर्कर्स के बीच बहस हुई और इसके बाद गांव की सड़कों पर वो दंगल शुरू हुआ जिसकी तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। आज ऐसा क्या था? आज ही क्या था? आज ऐसा क्या था? आज ही क्यों आया हो? 50 साल में तो कोई आया नहीं देखने इसको। इस बहस के बाद गांव वालों ने कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान जिन लोगों के साथ धक्का मुक्की की जा रही थी उसमें CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका भी शामिल थे।
जब गांव वालों का प्रदर्शन उग्र हो गया तो सीजेपी के लोगों को वहां से पीछे हटना पड़ा, लेकिन आरोप है कि तभी गांव के लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। ग्रुप में शामिल सीजेपी के लोगों को थप्पड़ों से मारा गया, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। भागते हुए कुछ लोगों को गांव वालों ने पकड़ भी लिया और जमीन पर गिराकर पीटना शुरू कर दिया। गांव वालों के इस गुस्से को देखकर सीजेपी के कार्यकर्ता वहां से भागने के लिए मजबूर हो गए। सीजेपी की जो टीम जयपुर के गांव में निरीक्षण करने के लिए आई थी, उनमें कुछ महिलाएं भी थीं। आरोप है कि उन महिलाओं के साथ मारपीट तो नहीं हुई, लेकिन बाहर निकालते समय उन पर मिट्टी और कीचड़ फेंका गया। कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि गांव वालों के हमले में उनके एक वर्कर का हाथ टूट गया, जबकि कई और लोगों को गंभीर चोट आई है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका का आरोप है कि हमला करने वाले गांव के लोग नहीं बल्कि बीजेपी के लोग थे, जबकि गांव वाले ये दावा कर रहे हैं कि सीजेपी के कार्यकर्ता हथियार लेकर आए थे। गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर देखिए। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था, वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं। बीजेपी वाले पहले आए थे 2-4 आदमी, तो हमने चेतावनी दी, भाई हमारे गांव में आपका विरोध है भरपूर, या किसी पार्टी को अलाउ नहीं है यहाँ पे, और खासतौर देश विरोधी नारा लगाने वाले को तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वापस वो चले गए। 2 घंटे बाद में हथियारों के साथ में सीजीपी वाले यह गांव में एंट्री करने की कोशिश की। उसके बीच बचाव में हमने हमारी सुरक्षा के लिए एकता करके उनको खदेड़ के भगाया। बसों के तबेलों में स्कूल चल रही थी, उसको ठीक करवाने के लिए, उसका विजिट करवाने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का देकर के मारा है, पत्थरों से मारा है। उन्होंने हमारी पूरी टीम के साथ में धक्का मुक्की की, उनसे मारपीट की, उनसे जो टायर होते हैं ट्यूब, उसके अंदर भाटों से छुपा करके उसके अंदर वार किया है। लोग गाड़ियों के कांच भी तोड़े हैं। जैसे ही कोई इनकी सरकार के खिलाफ बोले, जैसे ही कोई इनकी सरकार का जो फेलियर है वो एक्सपोज कर दे, तब इन लोगों को तकलीफ होती है और फिर ये ऐसे गुंडों की तरह आते हैं झुंड में और हमले करते हैं। ये हम पर कितने भी हमले कर ले, कितने भी अटैक्स कर ले, हम डरने वाले नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। आशुतोष कल फिर से स्कूल चला जाएगा, स्कूल देखने। मैं स्कूल चला जाऊंगा स्कूल देखने, और राजस्थान भी जाऊंगा। अब तो राजस्थान में बिल्कुल जाऊंगा। तो हमारा जो स्कूल ठीक करो कैंपेन है वो ऐसा ही चलता रहेगा। अब आपके मन में सवाल होगा, आखिर गांव वालों ने सीजेपी के लोगों पर हमला क्यों किया? तो यहाँ भी कहानी में एक ट्विस्ट है, क्योंकि गांव के लोगों का दावा कुछ और ही है। सीजेपी का आरोप है कि हमला करने वाले गांव के लोग नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जबकि गांव वालों का दावा है कि सीजेपी के लोगों के पास हथियार थे। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कार्यकर्ताओं के बुरी तरह घायल होने का दावा किया, तो गांव वालों का कहना है कि सीजेपी के लोगों ने आपस में मारपीट की है। सीजेपी का दावा है कि बीजेपी ने गांव वालों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया, तो गांव वालों का यहां तक कहना है कि हमलावर सीजेपी की टीम के साथ आए थे और यहां आपस में भिड़ गए। इन आरोपों के बीच आज हमारे संवाददाता उस स्कूल में गए जहां सीजेपी की टीम जाने वाली थी। टीवी 9 के कैमरे में स्कूल की जर्जर हालत के साथ वो जगह भी रिकॉर्ड हुई जहां फिलहाल बच्चों का टेम्पररी स्कूल चलाया जा रहा है। वो जगह एक तबेला है जहां एक तरफ बच्चे पढ़ते दिखे तो दूसरी तरफ भूसा रखा हुआ दिखाई दिया। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये जो स्कूल है जो कि चल रहा है, ये तबेले में चल रहा है। ये ग्रामीणों का कहना है कि हमने इसे जो है तबेले में चलाया हुआ है, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग जो है जर्जर हालत में। देखिए, सबसे पहले स्कूल को मैं इसको बाहर से ही दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से जो कानून बना हुआ है उस कानून के तहत यहाँ बिना प्रिंसिपल की अनुमति के अंदर नहीं जा सकते। ये जो स्कूल है, स्कूल के बाहर जो है पोस्टर भी लगाया गया है, और ये वही जगह है जहाँ पर जो है सीजेपी के कार्यकर्ताओं का विरोध हुआ था। ग्रामीणों ने दौड़ा कर उन्हें पीटा था और उसके बाद में गाड़ियाँ तोड़ी गई थी। ये देखिए, ये जो स्कूल है ये जर्जर अवस्था में है, और स्कूल के बाहर ये पोस्टर लगा हुआ है, देखिए आप, कि आदेशानुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुरा का भवन पूर्णतः जर्जर है, प्रवेश इसमें निषेध है। हमारे को सूचना मिली, भाई ऐसे ऐसे सीजेपी वाले आ रहे हैं। हमने सुबह अवगत करा दिया आपके मीडिया के माध्यम से, भाई यहाँ नहीं आए, हमारा बजट पास हो गया है,
स्कूल हमारे गांव वालों ने दिया है, ये कोई तबेला नहीं है। पर ये क्या है, राजनीतिक सेकते हैं अपना नाम रोशन करने के लिए है। ग्रामीणों को तो ये फंसा रहे हैं, मारपीट की, कुछ भी मारपीट नहीं की हमने। हो सकता है उनके गुंडे उन्होंने ऐसे माहौल बना दिया हो। सीजीपी वाले ने पीछे से हमारे 4-5 बंदे पीछे से करके उन्होंने विरोध जारी कर दिया। आपस में उन्होंने विरोध धक्का मुक्की करी है। इसके कारण उनकी गाड़ियों के शीशे फोड़े, उन्हीं ने फोड़े, किसी गांव वाले ने किसी ने नहीं फोड़े उनके गाड़ियों के शीशे। ये तबेला नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमने गांव वाले खुद कह रहे हैं तबेला है ये। बच्चे यहाँ कब तक बैठेंगे, बहुत जल्दी की व्यवस्था कर देंगे हम। कितनी जल्दी? अब तारीख तो मैं कैसे बता दूँ आपको। ये केवल इसलिए शिफ्ट किया है कि जर्जर भवन में कोई बच्चे के साथ दुर्घटना नहीं हो जाए, इसलिए जो भी सेफ जगह है बच्चा वहाँ पर बैठ करके पढ़ ले, इसलिए किया है ये। असल में जयपुर में इस बवाल की जड़ में सरकार का एक ऐसा आदेश है जिस पर बड़ा कलेश है। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है स्कूल ठीक करो। प्लान के अनुसार इस कैंपेन के तहत सीजेपी के लोग स्कूलों में जाकर वहां की कमियों को एक्सपोज करेंगे। इसी बीच राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में बिना लिखित अनुमति के न एंट्री मिलेगी और न फोटो और वीडियो बनाने की इजाजत होगी। इसके लिए प्रिंसिपल से परमिशन जरूरी होगी। आरोप लगे कि सरकार स्कूलों की हालत सुधारने की बजाय उसकी कमियों को छिपा रही है। आज सीजेपी के लोग गांव में स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे जहां उनके साथ मारपीट हुई। अब सीजेपी ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री को 48 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया है। इस पर सियासी फाइट भी शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है कि राजस्थान सरकार को बदनाम करने का एजेंडा है, तो कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज ऐसे ही दबाती है। कांग्रेस और कॉकरोच पार्टी को ये रास नहीं आ रहा है। हमारे बच्चों को प्रशिक्षित रखने के लिए और विद्यालय में व्यवधान पैदा करने के लिए बगलू जैसी घटना करना चाहती थी और वहाँ जाकर के व्यवधान पैदा करना चाहती है। आक्रोश जनता में है, नौजवानों में है, छात्रों में है और सरकार पाबंद कर रही है। वो चाहते हैं कि हमारी नाकामियों को छुपी रहे और जो बदहाली है, स्कूलों में व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी हैं, बजाय उसको कदम उठाकर सही करने के ये सरकार ऐसे आदेश जारी करी, फरमान जारी किया है। तुगलकी फरमान है। मतलब खबर दबाना और लोकतंत्र और जो आज़ादी है उसको नष्ट करना चाहती है सरकार। कांग्रेस के लोग खुद ही सीजेपी का मुखौटा पहन रहे हैं और खुद ही अपने लोगों पर अपने ही ऊपर पत्थरबाजी करवा रहे हैं। ये जांच का विषय हम करवा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ग्रामीण नहीं थे। वो बीजेपी के कार्यकर्ता हर उस बात का विरोध करेंगे जो जनहित का हो। वो केवल और केवल जो ऊपर से पर्ची आती है या तानाशाही का कोई फरमान आता है उसी का पालना करेंगे। सत्ता में अब बात करते हैं वंदे मातरम पर सियासी कलेश के बॉलीवुड वाले एक्सटेंशन की, जिसमें बयानबाजी के साथ साथ फिल्मी डायलॉगबाजी है। आज के एपिसोड में दो मुख्य किरदार हैं। दोनों बॉलीवुड की एक्ट्रेस रही हैं। एक हैं शर्मिला टैगोर और दूसरी तरफ हैं कंगना रनौत, जो बीजेपी की सांसद भी हैं। अक्सर आप सुनते हैं फिल्मों में क्या होता है, लाइट, कैमरा और एक्शन। सियासी टक्कर वाले इस विवाद में डायलॉगबाजी, कलेश और टेंशन है। एक दूसरे पर तीखे आरोप हैं, विचारधारा वाले सवाल हैं, हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारियां भी हैं। वंदे मातरम पर पिछले कई दिनों से विवाद की लंबी सीरीज चल रही है। फिल्मी कलेश की शुरुआत हुई शर्मिला टैगोर के बयान से, जो हम आगे आपको सुनवाने वाले हैं। पहले शर्मिला टैगोर के आरोप और कंगना रनौत के जवाब वाली टक्कर वाली कुंजी आपको दिखाते हैं। शर्मिला टैगोर ने कहा था कि वंदे मातरम के शुरुआती 2 छंद ही गाने चाहिए। इस बयान के कुछ ही घंटे के बाद कंगना रनौत की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट आया, जिसमें उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया। ये कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। शर्मिला टैगोर की टिप्पणी का अगला हिस्सा भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि एक ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए पूरे वंदे मातरम को स्वीकार करना कठिन हो सकता है। वहीं कंगना का कहना है कि कला और कविता की संकुचित व्याख्या से वो हैरान है। शर्मिला टैगोर के अनुसार कई धार्मिक लोग केवल एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं। इस पर कंगना का जवाब है कि हिंदू मुस्लिम वाली सोच से बाहर आना चाहिए। शर्मिला टैगोर ने इसका भी जिक्र किया कि कई लोगों के लिए वंदे काली, वंदे दुर्गा कहना कठिन हो सकता है, जबकि कंगना का कहना है कि कला की महान रचना को धार्मिक अभ्यास तक सीमित कैसे किया जा सकता है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जवाब दिया है। इस विवाद के बीच राजनीति भी हो रही है। विपक्ष के कई नेता ये पूछ रहे हैं कि देश में बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बोलना चाहिए।
इस पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं बीजेपी के नेताओं का तर्क है कि वंदे मातरम से किसी का ईमान खतरे में नहीं है। आप वंदे मातरम पर नए सियासी कलेश को भी देखिए। जिन्ना नहीं है, जिन्ना की आत्मा किसके अंदर घुस गई है और कौन सी उसको जो है किस आत्मा को खुश करने के लिए ये कर रहे हैं, वो ठीक नहीं। पहली बात, वंदे मातरम से किसी का ईमान खतरे में नहीं, हाँ बेईमान जरूर खतरे में है। ये हिंदू मुस्लिम माइंडसेट, ये आप वो है, ये जो बोलते रहते हैं ना भाजपा के लोग, असली मुद्दा पे बोलो। अब बोलो, हम भी तालियां बजाएंगे आपके लिए। बोलिए ना, बेरोजगारी पे बोलिए, बोलो कि देश के अंदर बच्चों के साथ क्या हो रहा है जंतर मंतर में, बोलिए महिलाओं पे कितना हिंसा बढ़ गई है, ये क्यों नहीं बोलते हैं। सत्ता में अब आपकी सेहत से जुड़ी कुंजी खोलते हैं, जिसमें महाराष्ट्र के एक IAS अधिकारी का एक्शन है। इस अधिकारी का नाम है तुकाराम मुंडे, जिनकी चर्चा पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही है। मिलावटखोरों और घटिया सामान बेचने वालों के खिलाफ वो फायर मोड में है। FDA कमिश्नर के तौर पर अब मुंडे ने खाने वाले तेल में मिलावट रोकने के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक खाने का तेल अब खुले में नहीं बेचा जा सकेगा। तेल की बिक्री सिर्फ सील बंद पैकेट या कंटेनर में ही करनी होगी। इस पैकेट या कंटेनर पर जरूरी जानकारी और पूरी लेबलिंग भी होनी चाहिए। जंग लगे या पहले इस्तेमाल किए जा चुके कंटेनरों में तेल भरकर बेचने पर रोक रहेगी। ऐसे कंटेनर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा जिसमें पहले मिनरल ऑयल, लुब्रिकेंट, पेंट या किसी केमिकल को रखा गया हो। इसके साथ ही रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए एक बड़ा आदेश है। पहले से इस्तेमाल किए गए तेल को बार बार गर्म करके खाना तलने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। तुकाराम मुंडे ने बार बार तेल गर्म करने और उसे दोबारा इस्तेमाल करने को सेहत के लिए रिस्की बताया। ऐसा इसलिए क्योंकि बार बार गर्म करने से तेल की गुणवत्ता खराब होने लगती है। जब गर्म तेल लगातार हवा के संपर्क में आता है तो उसमें रासायनिक बदलाव होते हैं। इसके अलावा खाना तलते समय उसमें मौजूद नमी और छोटे छोटे कण भी तेल में मिल जाते हैं। तेल को बार बार गर्म और ठंडा करने से हानिकारक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स बनने लगते हैं। इन बदलावों के साथ तेल में टोटल पोलर कंपाउंड्स यानी TPC की मात्रा बढ़ जाती है। आसान भाषा में समझे तो TPC जितना बढ़ेगा तेल उतना ही ज्यादा खराब माना जाएगा। TPC अगर 25% से ज्यादा हो जाए तो उस तेल का इस्तेमाल खाना तलने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि बार बार गर्म किया हुआ तेल सिर्फ स्वाद ही नहीं बिगाड़ता बल्कि सेहत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, ब्लॉकेज और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। वहीं लीवर और किडनी पर इसका असर होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत और डायबिटीज और मोटापे जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ सकता है। सबसे बड़ी चिंता कैंसर के संभावित जोखिम को लेकर भी है। खाने के तेल वाले इस अलर्ट से पहले भी तुकाराम मुंडे लगातार एक्शन मोड में रहे हैं। पहले नकली दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर कार्रवाई की, फिर मिलावटी मसाले बेचने वालों पर एक्शन लिया, गंदगी में खाना बनाने वाले कई होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर रेड की, साफ सफाई ना रखने वाले क्विक वर्कर कंपनीज के स्टोर्स की जांच हुई और अब मुंडे के निशाने पर खाने के खराब तेल का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। क्योंकि पिछले एक वर्ष में खाने के तेल के 1247 सैंपल लिए गए, जिनमें से 77 सैंपल ऐसे थे जो खराब क्वालिटी के निकले। 13 मामलों में तेल सेहत के लिए बिल्कुल असुरक्षित पाया गया। अब FDA ने नए आदेशों के बाद हमारी टीम ने रियलिटी चेक किया है। इन आदेशों का कितना असर हुआ, इसकी सच्चाई भी हमने जानने की कोशिश की। जो खुला हुआ तेल है, भले वो ऑयल डिपो हो या फिर कोई तेल की होलसेल या रिटेल की दुकान हो, वहाँ पर खुला हुआ तेल नहीं बेचा जा सकता है। एडिबल ऑयल के बारे में हमने कंप्लाइंस ऑर्डर इशू किया है। ये इसीलिए किया है कि देयर आर वायलेशंस हमने पाए हैं। ये ऑर्डर का मेन 3 रीज़न थे। एक तो लूज और अनपैकेज ऑयल मार्केट में अवेलेबल है, वो सेल हुआ है, वो नहीं होना चाहिए, वो प्रोहिबिटेड है। TV9 भारतवर्ष करीब 6 से 7 ऐसी दुकानों पर गया जहां पर होलसेल और रिटेल में तेल बेचा जाता है और वहां पर हमें इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बरामद हुई हैं। यहाँ पर 2 दुकान पर हमें डब्बे में 40 रुपए का तेल मिला है। एक दुकान पर हमें इस तरह से खुला हुआ तेल प्लास्टिक की थैली में दिया गया। आप लोग यहाँ पर कैसे तेल लेते हैं? आपके डब्बे हम लोग देख रहे हैं तेल के। हम लोग पैकिंग तेल लेते हैं, उसमें हम लोग मतलब पूरा
जवाबदारी के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे को भी तकलीफ नहीं होना मांगता है और खुद अपने को हम लोग भी वही चीज़ खा रहे हैं। तो ओपन मतलब जो पैक जो है वही तेल यूज़ किया जाए, उसके लिए जो आ रहा है निर्णय तो अच्छा है। सामान्य जो पब्लिक है उनके लिए और जो होटल वाले हैं उनके लिए भी तो थोड़ा सा तकलीफदायक हो रहा है। इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो भी ठीक है। कितनी बार बदलते हैं तेल? डेली हम लोग बदलते हैं तेल। डेली बदलते हैं तो डेली डब्बा आता है डेली। अच्छा, डब्बा डेली आता है। खुला हुआ तेल लेते हैं क्या? नहीं, बता हुआ। कढ़ाई जो है उतनी साफ नहीं है जितनी साफ होनी चाहिए, लेकिन नियम ये बताया गया है कि कढ़ाई भी रोज साफ हो, तेल भी रोज बदला जाए और साथ ही साथ जो हाइजीन है उसका ख्याल रखा जाए। स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं है, ऐसे एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे का कहना है। मुंडे जी ने जो ये किया हुआ है बहुत अच्छा किया है। हमने बहुत पहले ही ये जो वड़ा पाव विक्रेता है, खाद्य पदार्थ विक्रेता है फुटपाथों पर, या जो लीगल फेरी वाले हैं जिनको QR कोड, इन सारे लोगों को हमने एक सर्कुलर भेजा हुआ है कि एफडीए जो ये कर रही है आप उसका पालन करें। सत्ता में अब बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जो सपने तो कश्मीर के देख रहा है लेकिन संभाल वो अपने 4 प्रांतों को भी नहीं पा रहा। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान और सिंध तक बगावत की आंधी है। बलूचिस्तान के हालात तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। बलूचिस्तान में शहर शहर मुनीर फौज के लिए बारूद और बुलडोजर वाला सरप्राइज है। एक तरफ जहां पाकिस्तानी सेना पर हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बलोच लड़ाके बुलडोजर से पुल तोड़ रहे हैं, सड़कें खोद रहे हैं ताकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से काट दिया जाए। कई जगह पर वो पूरी तरह कामयाब भी रहे हैं। बलोच लड़ाकों की बारूद और बुलडोजर वाली रणनीति ने आसिम मुनीर को परेशान कर दिया है। पिछले 48 घंटे से बलूचिस्तान से वो तस्वीरें आ रही हैं जो मुनीर फौज के सरेंडर मोड की गवाही हैं, जिनमें पुलिस स्टेशन पर बलोच लड़ाकों के कब्जे हैं, सड़कों पर BLA के कंट्रोल वाले सबूत हैं। ये वीडियो बलूचिस्तान के बाग इलाके का बताया जा रहा है जहां पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला किया गया। वीडियो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF ने जारी किया है। इससे साफ है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के लिए मूवमेंट अब कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। सरनान इलाके से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने बलूचिस्तान पर आसिम मुनीर के सारे दावे हवा में उड़ा दिए। दावा किया गया है कि हथियार कब्जे में लेने के बाद यहां एक पुलिस स्टेशन को धमाके से उड़ा दिया गया। बलूचिस्तान के बोलन इलाके से भी एक वीडियो सामने आया। बलोच लड़ाकों का दावा है कि यहां खतान पुलिस स्टेशन पर कब्जा किया गया। पुलिस रिकॉर्ड, हथियार और गोला बारूद कब्जे में लेने के बाद वहां आग लगा दी गई। बलोच नेता मीर यार बलोच ने एक और वीडियो पोस्ट किया जिसमें बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तानी सेना से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जो ये बताता है कि यहाँ अब मुनीर की फौज का डर खत्म हो चुका है। बारूद वाले एक्शन के बाद अब बलोचों का बुलडोजर एक्शन भी देख लीजिए। अब बलूचिस्तान के खारान इलाके का वीडियो बताया जा रहा है जहां बुलडोजर की मदद से खारान कराची को जोड़ने वाले पुल को तोड़ दिया गया। यहां निशाना पाकिस्तान के सैनिक नहीं बल्कि सड़क और सप्लाई नेटवर्क है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान किस हद तक बैकफुट पर है उसकी एक और वीडियो गवाही आप देखिए। बलूचिस्तान से गुजर रहे ऑयल टैंकरों के काफिले पर बलोच लड़ाकों ने हमला किया। धमाके में कई ऑयल टैंकर तबाह हो गए। यह हमला ग्वादर क्वेटा हाईवे पर किया गया।